सुबह के 10 बजे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। कोकिला जी ने चाय का कप रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। महेश जी भी तब तक अखबार हाथ में लिए उठ खड़े हुए। कोकिला जी ने हाथ से इशारा कर दिया कि मैं जा रही हूँ। दरवाजे की तरफ चल दी। दरवाज़ा खोलते ही जो चेहरे उनके सामने आए, उन्हें देखते ही एक अनहोनी आशंका से भर उठा। पर सबके चेहरे पर मुस्कान देखते ही मन में थोड़ा सुकून मिला, पर थोड़ी चिंता तो अभी भी थी। कुछ कहती उससे पहले ही महेश जी आगे बढ़े और दरवाजे पर खड़े अपने समधी रजनीश जी को गले से लगा लिया और कहा, वाह क्या सरप्राइज दिया है। रजनीश जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में ठहाका लगाया और कहा, इसी में तो मज़ा आता है। देखिए भाभी जी हैरानी में है, भाई 6 घंटे का सफ़र तय करके आए हैं। कोकिला जी जैसे नींद से जागी और मुस्कुराते हुए नमस्ते की और आगे बढ़कर अपनी समधन आशा के गले लग गई। पीछे बेटी निशा और दामाद सुमित खड़े थे। सुमित ने आगे बढ़कर पांव छू लिए और निशा माँ के गले लग गई। दोनों माँ बेटी की आंखें भर आई। तब तक महेश जी आगे बढ़े और बेटी पापा के सीने से लगकर फपक पड़ी। महेश जी की भी आंखें गीली हो गई, पर अपने को संभाला और फिर दामाद को भी अपनी बाहों में भर लिया। सब मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अंदर आकर सब ड्राइंग रूम में बैठ गए और कोकिला जी किचन की तरफ बढ़ी ही थी कि रजनीश जी की आवाज़ आई, भाभी जी चाय मिलेगी अदरक इलायची वाली। और ठहाका लगा। कोकिला जी मुस्कुराते हुए बोली, वही बनाने जा रही हूँ भाई साहब, और किचन में चली गई। चाय लेकर जब ड्राइंग रूम में आई तो माहौल काफ़ी खुशनुमा हो चुका था। रजनीश जी अपने चिर परिचित अंदाज में बैठे हुए बातों में मशगूल थे। दोनों समधी एकदम एक दूसरे के विपरीत थे। वहीं रजनीश जी जहाँ भी बैठते माहौल एकदम मस्ती में भर जाता था, पर दोनों समधियों में पटती भी बहुत थी और एक दूसरे की दिल से इज्जत करते थे। चाय पीते हुए यहाँ वहाँ की हाल पूछे और अभी कोकिला जी नाश्ते के लिए उठती कि निशा की सासू माँ ने कहा, भाभी जी नाश्ता हमने रास्ते में पैक करवा लिया था कि मिलकर खाएंगे और फिर दोपहर तक सुमित की बुआ जी के घर पहुँचेंगे तो लंच वहीं करेंगे। अरे ये क्या बात हुई, अब आए हैं तो 1-2 दिन रुकते, अभी तो बैठे भी नहीं हैं। कोकिला जी ने कहा, हाँ जी हमारा भी दिल था कि हम आपके पास रुकते, थोड़ी खातिरदारी करवाते, पर क्या करें थोड़ी मजबूरी है। रजनीश जी ने अपनी परिचित शैली में कहा, असल में दीदी की बेटी की बात पक्की हो गई है, 2 महीने बाद शादी है, तो सोचा कि बधाई भी दे आएंगे और काम भी पूछ आएंगे। आशा जी ने कहा, रहने के लिए फिर आएंगे। कोकिला जी ने बेटी की ओर देखा। दिल कुछ उदास हो गया कि बेटी इतनी जल्दी चली जाएगी। अभी तो उसका हाल चाल भी नहीं पूछा कि रजनीश जी की आवाज़ आई, अरे दुखी क्यों हो रही है भाभी जी, निशा अभी आपके पास 15 दिन के लिए रहेगी। पापा से उसे ऐसी डोज मिली है कि बेचारी 3 महीने से हंसना ही भूल गई है, तो हमने सोचा कि थोड़ा टॉनिक पिलाकर आते हैं। महेश जी ने चौंक कर समधी जी की तरफ देखा और फिर बेटी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। सुमित आएगा 2-3 हफ्ते के बाद, निशा को लेके जाएगा। नहीं नहीं, निशा को हम छोड़ने आएंगे, महेश जी ने तुरंत कहा। तो ठीक है, फिर वायदा रहा कि आप कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे, रजनीश जी ने कहा और महेश जी ने थोड़ी हिचक के साथ हाँ कर दी। 2 बजे तक वो सब चले गए। कोकिला जी किचन समेटकर कमरे में आई तो दोनों बाप बेटी किसी बात पर हंस रहे थे। निशा माँ को देखते ही बैठ गई और बोली, मम्मा थक गई, आप बैठो, मैं आप दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ बढ़िया सी। खाना तो खाना नहीं है, पेट एकदम भरा हुआ है। क्यों पापा? महेश जी ने सहमति से सिर हिला दिया और पत्नी को बैठने का इशारा किया और निशा कमरे से बाहर चली गई। कोकिला जी थक गई थी तो थोड़ी देर लेट गई। क्या सोच रही हो? महेश जी ने पत्नी से पूछा। कुछ नहीं, बस यही दिमाग में चल रहा है कि ज़िंदगी में औलाद के बेहतरी के लिए कितने कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। सही कहा तुमने, अब बच्चों की गलतियों को हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। उस समय हम निशा को गलत बात पर थोड़ी सी भी साथ देते तो उसकी तो आदत हो जाती जिम्मेदारियों से भागने की। और कोकिला जी 6 महीने पीछे चली गई। अभी निशा की शादी को 2 महीने ही हुए थे कि आशा जी वॉशरूम में फिसल गई और पाँव में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने 1.5 महीने का प्लास्टर लगा दिया और आराम के लिए बोल दिया। अब घर का काम निशा के कंधे पर आ गया। हालांकि काम वाली लगी हुई थी, पर किचन का काम निशा को करना पड़ता था। जाहिर है काम थोड़ा बढ़ गया था। समय समय पर चाय, दूध, जूस वगैरह आशा जी को देना
आने जाने वालों की आगत और फिर तीनों समय का खाना। अभी सुमित और रजनीश जी काफी सहायता कर देते थे, पर निशा अब बिना बात के चिड़चिड़ाने लगी थी। ऐसा नहीं था कि उसे काम नहीं आता था, माँ ने उसे काफी अच्छी ट्रेनिंग दे रखी थी, पर शादी के एकदम बाद ऐसी जिम्मेदारी से वो घबरा गई और वहां से भागने के लिए छटपटाने लगी और बात बेबात में रोना धोना मचा देती। सुमित के साथ अक्सर बहस हो जाती थी और आवाजें बाहर तक आ जाती थी। रजनीश जी भी अनुभवी व्यक्ति थे और सब समझते थे, इसलिए हालात बिगड़ने की कगार पर पहुंचे। इससे पहले ही उन्होंने सुमित को निशा को उसके मायके ले जाने का आदेश दे दिया। सुमित इसके लिए बिल्कुल तैयार न था, पर मम्मी पापा के कहने से निशा को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। पर मन में काफी गुस्सा था, उसे निशा से ऐसे व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद न थी। निशा को उसकी खुशी का कोई परवाह न था। चंडीगढ़ से दिल्ली का सफर 5 घंटे का था, अतः सुमित ने सुबह 4 बजे निकलने का प्रोग्राम बनाया। उसने प्लान बना लिया था कि सुबह 9-10 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे, दोपहर 2-3 बजे तक निकल लेगा तो रात तक घर वापस पहुंच जाएगा। सुबह 9:30 बजे दोनों घर पहुंच गए। घंटी बजाई। महेश जी ने दरवाजा खोला और बेटी दामाद को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब तक कोकिला जी भी दरवाजे पर पहुंच गई और उनकी प्रतिक्रिया भी पति जैसी हो गई। वो दोनों जानते थे आशा जी के हालात, और ऐसे समय में बेटी दामाद को देखकर भौचक्का हो जाना स्वाभाविक था। दोनों के मुंह से एकदम निकला, क्या हुआ, सब खैरियत से है? सुमित कुछ कहते उससे पहले ही निशा ने खुशी से चहकते हुए कहा, सब मजे में है पापा, बस आपकी याद आ रही थी तो हम लोग आ गए आपसे मिलने। और वहाँ मम्मी के पास कौन है? वो तो अभी बिस्तर से भी नहीं उठ सकती। कोकिला जी ने हैरानी से पूछा। वो मेड को कह दिया है, 1 हफ्ते तक वो रुक जाएगी। सुमित की तरफ से जवाब आया। अच्छा अच्छा, अंदर तो आओ, महेश जी ने कहा। सब अंदर आ गए। कोकिला जी चाय बनाने किचन में चली गई। जहाँ निशा चहक रही थी वहीं सुमित चुपचाप बैठा हुआ था और महेश जी के चेहरे पर चिंता के भाव आ रहे थे। तभी कोकिला जी चाय और स्नैक्स लेकर आई और चाय का कप सुमित को दिया। कप लेते हुए सुमित ने कहा, मम्मी जी मैं थोड़ी देर लेटता हूँ, फिर दोपहर को 3 बजे तक निकल जाऊँगा तो रात को टाइम से पहुँच जाऊँगा। निशा जब कहेगी लेने आ जाऊँगा। कोकिला जी ने सिर हिला दिया, कुछ कहा नहीं, बस इतना पूछा कि घर पर फ़ोन करके बता दिया कि तुम लोग ठीक ठाक पहुँच गए हो। जी, सुमित की तरफ से जवाब आया। ठीक है, आप आराम करो। और कोकिला जी ने अभी कदम उठाए ही थे कि महेश जी की आवाज़ आई, ऐसा करो बेटा, कल सुबह चले जाना। एक ही दिन में इतनी ड्राइविंग करने से परेशानी हो सकती है। भाई साहब से मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है पापा, आप जैसा उचित समझे। और सुमित कमरे की तरफ चल दिया। निशा पहले ही कमरे में चली गई थी। महेश जी ने रजनीश जी से फ़ोन पर बात की और पूछ लिया कि सुमित रात को अगर रुक जाए तो रजनीश जी ने तुरंत हाँ कर दी। अब दोनों पति पत्नी विचार विमर्श करने लगे। उन्हें निशा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर परिस्थिति को संभालना भी बहुत ज़रूरी हो गया था। रात को डिनर के समय कहा, बेटा सुबह सुबह निकल लेंगे, निशा तुम्हारे साथ ही वापस जाएगी और हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। सुमित एकदम अचकचा गया। शायद समझने और संभलने में समय लगा और फिर एकदम बोल उठा, नहीं नहीं पापा, आप क्यों तकलीफ़ करेंगे? आप कुछ दिन निशा को रहने दीजिए, मैं आकर ले जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं अभी नहीं जाऊंगी, थक गई हूँ काम करके, निशा ने तुनक कर कहा। तू जाएगी, महेश जी ने कड़े शब्दों में कहा। तुमने जो किया वो बहुत ही गलत था, ऐसी उम्मीद हमें तुमसे बिल्कुल भी ना थी, कोकिला जी ने दुखी स्वर में कहा। बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, बेटा तुमने ज़िंदगी भर के लिए हमारी आंखें झुका दी, हमें तुम पर बहुत भरोसा था और तुमने एक ही झटके में सब तोड़ दिया। सिर्फ काम से घबरा कर तू यहाँ चली आई। निशा की आंखों से आंसू टपकने लगे, पर कहा कुछ नहीं। शायद अपनी गलती का एहसास हो गया था या उसे अपने मम्मी पापा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कुछ कहना अभी मुश्किल था। अगले दिन सुबह 10 बजे जब घंटी बजने पर रजनीश जी ने दरवाज़ा खोला तो सुमित के साथ तीनों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। समझने और संभलने में कुछ वक्त लगा और आगे बढ़कर सबका स्वागत किया और अंदर आवाज़ लगाई, देखो भाई तुमसे मिलने कौन आया है, और सबको आशा जी के कमरे की तरफ लेकर चल दिए। आशा जी भी चकित हो गई।
उठने की कोशिश करने लगी तो कोकिला जी ने आगे बढ़कर उन्हें रोका और वहीं उन्हें साथ बैठकर हालचाल पूछने लगी। निशा ने भी आगे बढ़कर पाँव छू लिए और फिर बाहर आ गई। थोड़ी देर में निशा चाय की ट्रे लेकर कमरे में ही आ गई। चाय पीते पीते ही कोकिला जी ने रजनीश जी और आशा जी को संबोधित करते हुए कहा, हम आपसे शर्मिंदा हैं निशा की इस हरकत से। बच्चे हैं, बचपने में कई गलतियां कर देते हैं, पर ये हमारा फर्ज बनता है उन्हें समझाना। उम्मीद है आप उसे इस नादानी के लिए माफ़ करेंगे। आशा जी कुछ कहती इससे पहले ही रजनीश जी बोल उठे, अरे भाभी जी कैसी बातें कर रही हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है, बच्चे हैं और धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। वो अपनी जगह सही थी, शादी के बाद एकदम ऐसी स्थिति आ गई तो घबरा गई। वैसे तो इतने अच्छे से घर संभाल लिया है। क्यों निशा बेटे, मैं सही कह रहा हूँ ना? निशा ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर झुकाकर बैठी रही। अब महेश जी निशा से मुखातिब हुए, अब ये घर तुम्हारे लिए पहले है, परिस्थिति से भागना कोई समाधान नहीं है। आज ये स्थिति है, कल कुछ और समस्या आ सकती है। वक्त का कुछ पता नहीं चलता और फिर जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, पर इस तरह से घबराकर भागने से कुछ नहीं होता। एक बात और याद रखना, घर अब भी तुम्हारा है। हंसकर सबकी खुशी और सहमति से आओगी तो दिल खोलकर तुम्हारा स्वागत है, पर इस तरह से भागकर आओगी तो न मम्मी की और न मेरी सपोर्ट मिलेगी। कोई दुख कोई तकलीफ है तो वो भी ज़रूर बताओ, हम तुम्हारे आगे खड़े हैं उस दुख तकलीफ को तुम तक पहुंचने से रोकने के लिए। उम्मीद है आगे से तुम हमें यूं नजरें नीची ना करने दोगी। बेटा, ससुराल सिर्फ सुखों के लिए ही नहीं होता, दुख में हाथ बटाने के लिए भी होता है। सुख में तो पराये भी साथ देते हैं, लेकिन जो दुख हर तकलीफ़ों में साथ दे वही अपना होता है। बेटा, सिर्फ एक बार दिल से सोचकर देखो, क्या तुम्हारी माँ की ऐसी हालत होती तो भी तुम उनको छोड़कर अपने ससुराल चली आती? माँ चाहे ससुराल की हो या मायके की हो, माँ तो माँ ही होती है। मुझे पता है मेरी बेटी को उसका जवाब मिल गया होगा। निशा चुपचाप बैठी रही, आंखों से आंसू बरस रहे थे। कोकिला जी से देखा न गया, उठकर बेटी के पास गई और सिर पर हाथ फेरा। निशा माँ के गले लगी और फपक कर रो पड़ी। फिर सास ससुर की तरफ देखकर बोली, आई एम सॉरी मम्मी पापा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। आशा जी ने अपनी तरफ बुलाया और गले से लगा लिया। रजनीश जी ने भी आगे बढ़कर सिर पर हाथ फेर दिया और मुस्कुरा दिए। चलिए भाई साहब, मौका भी है और दस्तूर भी, कुछ मीठा लेकर आते हैं, रजनीश जी ने महेश जी से कहा और दोनों महानुभाव बाहर चल दिए। महेश जी अनुभवी व्यक्ति थे, समझ गए कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं। टहलते हुए रजनीश जी ने कहा, मैं पहले दिन से ही आपकी बहुत इज्जत करता था, पर आज वो इज्जत दुगुनी हो गई और मुझे अपने चुनाव पर बहुत गर्व हो रहा है। महेश जी बोले, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस रिश्तों को सहेज कर रखना चाहते हैं। जानता हूँ निशा बहुत ही अच्छी लड़की है, उसकी मम्मी ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, पर आप जानते हैं घर में सबसे छोटी है तो लाड़ प्यार ज़्यादा मिला है और अब हम यह भी समझते हैं कि अब वो संभल कर चलेगी और दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। बच्चे हैं तो गलतियां करेंगे ही, ये हमारा फर्ज है कि सही राह दिखाएं और ज़िंदगी की दुश्वारियों से भी बचाएं। बिल्कुल सही कहा आपने, पर आपको लगता नहीं कि डोज कुछ ज़्यादा ही गई? रजनीश जी ने कहा, कभी कभी बीमारी पर काबू पाने के लिए कड़वी दवा की डोज देनी पड़ती है, जो अक्सर फ़ायदा ही देती है, महेश जी ने कहा और दोनों समधी गलभियाँ डाले आगे बढ़े। मम्मा चाय। निशा की आवाज़ सुनते ही कोकिला जी अचकचा उठी और फिर मुस्कुराते हुए बैठ गई। हमारी बिटिया समझदार हो गई है, चाय का कप लेते हुए कोकिला जी ने कहा। वो तो पता नहीं, पर उस दिन आप लोगों ने ये कठोर कदम ना उठाया होता तो शायद मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कभी ना होता। और पापा का वो गुस्सा, तौबा तौबा, अब मुझे कभी नहीं देखना, निशा ने हंसते हुए कहा और पापा के गले से झूल पड़ी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।